हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने इस चैप्टर के लिए कमेंट्स में अपना बताया है कि सर ये वाला चैप्टर हमें कंप्लीट कराइए, ये वाला चैप्टर रह रहा है, मुझे भी पता है रह रहा है। ठीक है, तो मैं लेकर आ गया हूँ आज ये वाला चैप्टर आपके लिए और अच्छी तरीके से हम चीज़ें समझेंगे, बेसिक्स समझेंगे कि ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखेंगे कि एग्जाम में हमें कैसे आंसर लिखना है और कैसे आप इंटेलिजेंट बन जाओगे इस चैप्टर को अच्छी तरह करके। वैसे ये चैप्टर कुछ बच्चों को बोरिंग लगता है, लेकिन यार ये चैप्टर बोरिंग नहीं है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सीरियस होकर पढ़ने की ज़रूरत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स बात देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण यानी कि बचाव करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना। किसी चीज़ को एक्सक्लूसिवली हमें प्रोटेक्शन देनी होती है। जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हम इसको बचाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने घर की हर कोई केयर करता है। ठीक है, कल को आपके घर पे कोई हमला करेगा तो आप उसे बचाओगे या नहीं बचाओगे? बचाओगे। उसी तरीके से देखो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने वाला कोई भी नहीं है। एक बात ध्यान से समझो, प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने वाला कोई नहीं है। आज के टाइम में क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, जंगलों को काट दिया जाता है, तो उन्हें कौन बचाएगा? प्लांट्स को कौन बचाएगा? एनिमल्स को कौन बचाएगा? तो इस बचाने वाली प्रोसेस को, उनके लिए जो हमारी केयर है, उनके लिए हम सोच रहे हैं कि यार ये मरने नहीं चाहिए, इनका हमें यूज़ करना है। यूज़ यानी कि एक सही तरीके से यूज़ करना है। अब देखिए लकड़ियाँ हम यूज़ करते हैं किसके लिए? घरों में लकड़ियाँ जलाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है कई जगह पर, और कई जगह पर लकड़ियों का इस्तेमाल जैसे कि पेपर बनाने के लिए किया जाता है। तो एक तरीके से अगर हम यूज़ करें कि पेड़ की तादाद भी ज़्यादा कम ना हो, पेड़ का अमाउंट भी ज़्यादा कम ना हो, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ भी ज़्यादा कम ना हो और हमारा काम भी चल जाए, तो इसलिए हमें कंजर्वेशन करना पड़ रहा है। तरीके से हमें इनको कंजर्व करना है, बचाना है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स और एनिमल्स डियर स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। देखिए अर्थ के ऊपर बहुत सारे तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अर्थ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों ये ज़रूरी है, आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना ले, बहुत ज़्यादा अभी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मेरे से एक बार एक बच्चे ने पूछा था कि सर हमें ये बताओ कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एनिमल्स और प्लांट को बचाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो एक बात ध्यान से देखो, आपको ये बात पता है कि प्लांट्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये CO2 को लेते हैं, यानी इनहेल करते हैं, CO2 से फूड बनाते हैं और बदले में O2 गैस रिलीज़ कर देते हैं, और O2 गैस को एनिमल्स यूज़ करते हैं। और आपको ये बात भी पता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये CO2 गैस कहाँ जाती है? प्लांट्स के पास जाती है। ठीक है, देखो अभी टॉपिक के ऊपर आएंगे, अभी ये सब समझेंगे, टेंशन ना लें, लेकिन इंट्रोडक्शन तो थोड़ा ठीक से कर लें जिससे आपको समझ आए कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। कई बार टीचर इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ा देता है, बस ऐसे मजे मजे में पढ़ा दिया, ये वाली टर्म याद कर लो, ये याद कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि प्लांट्स यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, गलती हो गई, थोड़ा रात के 12 बज रहे हैं, वीडियो बना रहा हूँ तो एक दो वर्ड स्लिप हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को एनिमल्स यूज़ करते हैं, बदले में एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो कनेक्शन नहीं बन जा रहा है, एक कनेक्शन बन रहा है एनिमल्स और प्लांट के बीच में। मान लीजिए यहाँ पर प्लांट्स ख़त्म हो जाएं, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? एनिमल्स जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। और वहीं पर अगर हम कहें कि एनिमल्स को हम ख़त्म कर देते हैं, प्लांट्स को जिंदा रखते हैं, तो क्या प्लांट्स बच जाएंगे? कुछ समय के लिए प्लांट्स रहेंगे, लेकिन प्लांट्स को CO2 कहाँ से मिलेगा? तो एक तरीके से इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। उसी वजह से, उसी रीज़न की वजह से कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल ज़रूरी है, बिकॉज ये एनिमल और प्लांट का जो कंजर्वेशन है, इनका बचाव जो है वो इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में एक बैलेंस क्रिएट करता है। एक बैलेंस यानी कि इक्वल अमाउंट क्रिएट करता है, जिससे जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छी तरह जी सकें, अच्छी तरह अपनी लाइफ गुजार सकें, अर्थ के ऊपर रह सकें। ठीक है, इसलिए कंजर्वेशन किया जाता है प्लांट्स का और एनिमल्स का। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको यही बताना है, टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ अच्छी तरह चल पाए। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आप ये वाला एग्जांपल दे देना, प्लांट जो होते हैं वो
ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और एनिमल जो होते हैं वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का कनेक्शन है, समझ आ गई कैसे कनेक्शन है, ओके। सो नाउ यहाँ पर सबसे पहले टर्म आती है डिफॉरेस्ट्रेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिफॉरेस्ट्रेशन। डी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स हटाना, क्या होता है, हटाना, हटाना। डी का मतलब होता है हटाना, यानी कि फॉरेस्ट को क्लीन कर देना, क्लियर कर देना। फॉरेस्ट को हटाने वाली जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन। सो डिफॉरेस्ट्रेशन क्या है, क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को क्लियर करने वाली, क्लीन करने वाली जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर में कि डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, आपको बताना इट इज़ द क्लियरिंग या फिर क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट। देखो क्लियरिंग वर्ड यूज़ करना, आप क्लीनिंग मत करना, क्लियरिंग वर्ड यूज़ करना। क्लियरिंग मतलब कि साफ़ कर देना, हटा देना बिल्कुल। जैसे मान लो यहाँ पर एक जंगल था, वहाँ पर इंसान गए या फिर वहाँ पर कुछ आग वाग लग गई, वो पूरा फॉरेस्ट ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया। पहले वहाँ फॉरेस्ट था, अब वहाँ फॉरेस्ट नहीं है। सो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिफॉरेस्ट्रेशन। उसके बाद आता है कि भाई ये डिफॉरेस्ट्रेशन होता क्यों है। देखो एक बात याद रखना, डिफॉरेस्ट्रेशन का दिमाग में मतलब नाम आता है तो सब ये सोचते हैं कि ह्यूमंस की वजह से होता है, डिफॉरेस्ट्रेशन कर ही ह्यूमंस रहे हैं। ऐसा नहीं है, नेचर के थ्रू भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ह्यूमंस के थ्रू होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछे कि डिफॉरेस्ट्रेशन का कॉज क्या है, तो आपको बताना है कि ह्यूमंस के थ्रू होता है डिफॉरेस्ट्रेशन और नेचर की वजह से होता है। अब आपको ह्यूमंस के अंदर ये वाले पॉइंट लिखने, नेचर के अंदर ये वाले पॉइंट लिखने, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यही पूछता है कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्ट्रेशन एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है और इसके क्या कॉज होते हैं, किस वजह से होता है। तो चलिए समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो डिफॉरेस्ट्रेशन अगर बात करें ह्यूमंस के केस में, तो ह्यूमंस की वजह से ये मेजर होता है। मेजर यानी कि ज़्यादातर ह्यूमंस की वजह से ही डिफॉरेस्ट्रेशन प्रोसेस या फिर डिफॉरेस्ट्रेशन देखा जाता है। क्यों करते हैं ह्यूमंस। देखो इंसान जो है बहुत मतलबी है, बहुत स्वार्थी होता है। अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी का भला, किसी का नुकसान नहीं देखता, उसको बस अपने मतलब से मतलब है। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो नेगेटिव मत जाना, पर ये रियलिटी है यहाँ पर। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रीक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। प्रीक्यूरिंग का मतलब होता है ऑब्टेनिंग। ऑब्टेनिंग का मतलब ग्रहण करना, ले लेना। मतलब कि जो फॉरेस्ट वाली जगह है, इंसान सोचेगा यार ये जगह मैं ले लेता हूँ, इधर मैं खेती बाड़ी करूँगा, कल्टीवेशन करूँगा, इधर मैं खेती बाड़ी करूँगा, इधर मैं फलाने कॉफ़ी की फसल उगाऊंगा, मैं पैसा कमाऊँगा। यहाँ पर पूरी फैक्ट्री लगेगी, पूरी कंपनी आएगी कॉफ़ी उगाने और बहुत सारा पैसा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि प्रीक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। प्रीक्योरिंग वर्ड आपको याद ना रहे तो ऑब्टेनिंग वर्ड याद रख लेना, ठीक है। मतलब उस जगह के ऊपर कब्जा करना चाहता है इंसान, ताकि वहाँ पर अपने लिए कल्टीवेशन कर सके, खेती बाड़ी कर सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट आएगा बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। वहाँ पर खेतों पर बोल दिया, फॉरेस्ट में, उस फॉरेस्ट को क्लीन करके, डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ पर बिल्डिंग ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, यानी कि वहाँ पर अपने घर बना रहा है और फैक्ट्रीज बनाया जा रहा है इंसान। तो इसकी वजह से तो मतलब फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म होते जाएंगे ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, फॉर मेकिंग फर्नीचर, अपने लिए फर्नीचर बनाना। यूजिंग वुड फॉर मेकिंग पेपर, पेपर के लिए भी इस्तेमाल होता है और फ्यूल बनाने के लिए, मतलब लकड़ियों का इस्तेमाल होता है फ्यूल के लिए, जलाते हैं ना लकड़ियों को, फ्यूल के लिए इस्तेमाल हो गया। पेपर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है पेड़ों का। मतलब फॉरेस्ट में क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। ज़्यादातर जो वहाँ का प्लांट होता है उसको पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दिया जाता है, वाइप आउट कर दिया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड फॉर मेकिंग पेपर। तो ये ह्यूमंस के द्वारा किया जाने वाला डिफॉरेस्टेशन है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अभी आपको यही लिखना है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। जल्दी से डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इट इज़ द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। ये काम आप जल्दी से कर दीजिए ताकि मेरे को लगे कि बच्चे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं। उसके बाद अगर आपने लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिखना चाहते, आपको कल एग्जाम है, तो आप इस वाले पॉइंट पर आओ और इसको जल्दी से समझ लो। देखो दूसरा होता है बाय नेचर, डिफॉरेस्टेशन हमने ह्यूमंस के द्वारा पढ़ लिया है। दूसरा होता है नेचर की वजह से, मतलब नेचर यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसकी वजह से। अब देखो नेचुरल क्या होता है, फॉरेस्ट में कई बार फायर लग जाती है, आग लग जाती है, और कई बार सीवियर ड्रॉट्स आ जाते हैं। देखो फॉरेस्ट फायर क्या होता है, देखो फॉरेस्ट होगा, ठीक है। कई बार फॉरेस्ट में क्या होता है, लकड़ियाँ सूखी हुई होती हैं बहुत ज़्यादा। जो फॉरेस्ट का ऊपर मान लो, देखो बड़े आपको मैं कैसे समझाऊँ, यहाँ पर हम अपना मार्कर लेते हैं। देखो मान लो यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये पेड़ हैं, ठीक है। मेरी ड्राइंग ऐसी है, थोड़ा हंसना मत यार, ठीक है। ये पेड़ के तने हैं, ये छोटे छोटे यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ बनाऊँगा मैं हरे कलर से। यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ये झाड़ियाँ हैं, ठीक है। नीचे ये झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी घनी झाड़ियाँ हैं नीचे, ठीक है। और ये आपका ऊपर हो गया पेड़ हो गई है आपके
मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो देखना, ड्राइंग मत देखना, ड्राइंग तो मुझे पता है मेरी माशाल्लाह है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ पर कई बार सूखी घास होती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कई बार सूखी घास होती है, ड्राई आप बोल सकते हो लकड़ियाँ भी होती हैं। कई बार उनमें फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से वहाँ पर वो आग पकड़ लेती हैं, और जब वो नीचे से आग पकड़ना शुरू करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है, मतलब नीचे का एरिया पूरा कनेक्टेड होता है और वहाँ पर आग लग जाती है। ये नेचुरली होता है। अब नेचुरली कैसे होता है, मान लो कोई लकड़ी दूसरी लकड़ी के ऊपर रखी हुई है, तेज़ हवाएं चली तो एक दूसरे के ऊपर घिस भी सकती है वो, ठीक है। तो ये होता है डियर स्टूडेंट्स, कई बार ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, मान लो सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है और हल्का सा उनमें फ्रिक्शन हुआ तो वहाँ पर आग पकड़ लेगा और वो फॉरेस्ट जो है आग में तब्दील हो जाएगा। फॉरेस्ट फायर उसे बोलते हैं, नेचुरली होता है, ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप यूट्यूब पर जाएं और फॉरेस्ट फायर सर्च करें, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर, आपको सब समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट, सीवियर ड्रॉट्स। सीवियर ड्रॉट्स क्या होते हैं, देखो आपने सूखे का नाम सुना है, सूखा पड़ जाना, बिल्कुल सूख जाना। कई कई एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं होती और एक टाइम ऐसा आता है तो बारिश होती ही नहीं है, 2-2 3-3 साल बारिश नहीं होती। जब वहाँ पर बारिश नहीं होगी तो जो प्लांट की जो रूट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो सारी जो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी है उसको सुखा देंगे, और जब बारिश नहीं होगी तो प्लांट्स भी सूख कर गिर जाएंगे और वहाँ पर पूरा ड्रॉट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर पूरा सूखा पड़ जाएगा। अब सूखा वहाँ पर पड़ गया क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो ऐसे एरिया में कई बार जब इन फॉरेस्ट में बारिश नहीं होती है और वहाँ पर सीवियर ड्रॉट देखे जाता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, तो भी डिफॉरेस्टेशन होता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, बाय ह्यूमंस होता है डियर स्टूडेंट्स, और बाय नेचर होता है, इंसान मतलब कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू और इंसानों के थ्रू होता है। सो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम, डिफॉरेस्टेशन से हमें क्या नुकसान होता है, पूरे वर्ल्ड को नुकसान देखने को मिलता है डिफॉरेस्टेशन से। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और वी कैन से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस हम समझ लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन करने से हमें क्या क्या परिणाम, बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है डियर स्टूडेंट, देखो मैं हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, कनेक्ट करके समझाने की और याद करवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर होने को बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, और कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बहुत सारे हैं हमसे याद नहीं होगा। देखो बहुत आसानी से याद होगा, मैं आपको करवाता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज इन CO2 लेवल्स, यानी कि डिफॉरेस्टेशन से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, देखो डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फॉरेस्ट था उसको काटा जा रहा था। फॉरेस्ट में मेजर क्या चीज़ होती है, ज़्यादातर फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज़ होते हैं। क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। और ट्रीज़ में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ट्रीज़ जो होते हैं वो CO2 गैस को ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब CO2 गैस ले लेते हैं, ख़त्म करते हैं CO2 गैस को आसपास से, खुद अपने इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक बात बताइए, जब ये CO2 लेने वाले ही नहीं रहे तो क्या CO2 गैस का लेवल बढ़ेगा नहीं, CO2 गैस का लेवल इंक्रीज़ होगा। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री हैं वो CO2 गैस का यूज़ करते हैं। अब यूज़ करने वाले ही नहीं रहे तो वो चीज़ अपने आप बढ़ जाएगी एनवायरनमेंट में, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो एक बात याद रखना, CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एक ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग करने का काम करती हैं। यानी कि देखिए क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये बात शायद आपको नहीं पता। देखो मैं ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर सनरेज आती हैं सन से, ठीक है, ये हमारे अर्थ के ऊपर जब आती हैं, देखो सनरेज के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। सनरेज के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सनरेज आई अर्थ के ऊपर ये फैल गई, लेकिन होता क्या है कि कुछ समय बाद ही वापस चली जाती हैं, ठीक है। सनरेज आई अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर गिरी, लेकिन कुछ समय बाद वापस चली गई, लेकिन ये 100% वापस नहीं जाती। अगर वहाँ पर CO2 जैसी गैस प्रेजेंट है तो इस सनरेज को, जो हमारी अर्थ के सरफेस पर आई है, उसको वापस नहीं जाने देगी और अपने पास ट्रैप करके रख लेगी, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग करवा देगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल क्यों बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन से। तो देखो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अब देखो तीसरा पॉइंट भी कनेक्टेड है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। एक सेकेंड,
इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी कि डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा अर्थ का। कैसे होगा, मैंने आपको अभी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग जब जब होगी, देखो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, ज़्यादा CO2 की वजह से, ज़्यादा CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो थर्ड पॉइंट भी अपने आप क्लियर हो गया ना कि अर्थ के ऊपर CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कनेक्ट कर लिया सबने। अब देखो एक बात ये आपको याद रखनी है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाटर साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है, ये आपको याद रखना है। वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है। वाटर साइकिल में क्या होता है, सबको पता है वाटर साइकिल में क्या होता है। वाटर साइकिल में भैया पानी जो होता है समुद्र से निकलता है, भाप बन के आसमानों में जाता है, बादल बन के वापस बारिश की फॉर्म में गिरता है ज़मीनों पर। ये जो साइकिल है वाटर साइकिल, ये डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार वाटर साइकिल बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होती है। वहाँ पर हमें दो कंडीशन देखने को मिलती हैं। जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है तो दो कंडीशन देखने को मिलती है। या तो बहुत कम रेन होगी, लेस रेन होगी, कम रेन होगी, कम बारिश होगी, तो वहाँ पर ड्रॉट आ जाएगा। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाएगा। सूखा, आई गेस मैंने सही लिखा है, सूखा। ठीक है, तो ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाएगा। एक बात समझ आई, कम रेन होगी। तो कम रेन क्यों हो रही है, बिकॉज वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। दूसरा केस यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा बारिश आ सकती है, ज़्यादा रेन आ सकती है। तो जब ज़्यादा बारिश आएगी, फॉरेस्ट वहाँ पर है ही नहीं, फॉरेस्ट नहीं है यानी कि पेड़ वहाँ पर है ही नहीं। और पेड़ों की जड़ों में क्या होता है, जब पानी वहाँ पर गिरता है तो जड़ उसे पानी को कहीं जाने नहीं देती, सोख लेती है। पेड़ की जड़ जो है उस पानी को सोख लेती, कहीं जाने नहीं देती। अब वहाँ ना पेड़ की जड़ है ना वहाँ पेड़ है, पानी गिरता जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, इवेंचुअली वहाँ पर फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी। क्लियर, ये वाला पॉइंट भी। अब देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो, आई डोंट नो कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4 5, पाँचवा पॉइंट देखो, सॉइल इरोजन आपको याद रखना है कि जब डिफॉरेस्टेशन होगा। देखो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, एक बार फिर से वही डायग्राम, गंदा सा डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर कहाँ बनाऊँ, यहाँ पर बना देते हैं, मेरा हाथ गंदा हो चुका है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर मैंने बनाई ये ज़मीन, ये हमने बनाए पेड़। ठीक है, हंस लो भाई जिसको हंसना है, आज ही हंस लो, मेरे ऊपर यहाँ से हंस सकते हो आप। ये हमने रूट्स बनाई, बुरी सी मेरी ड्राइंग आप देख रहे हो और हंस रहे हो, आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये मैंने बनाए पेड़, देखो भैया बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं क्या बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, अब आएगा मज़ा। ये हमारा फॉरेस्ट है, ये कट चुका है। अगर मान लो यहाँ पर फॉरेस्ट प्रेजेंट होता तो क्या होता डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो ये रूट्स है ना, ये वाली जो एरिया है, रूट्स वाला एरिया है, ये वाला, ये पानी को सोखे रखता। ठीक है, एक चीज़ और करता, जो यहाँ की ज़मीन है इसको भी अपने से चिपकाए रखता। आपने देखा होगा जब आप किसी पेड़ को उखाड़ते हो तो उसके आसपास मिट्टी लगी हुई होती है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़े हुए होती हैं। तो यहाँ पर सॉइल इरोजन के केस में क्या होता है, सॉइल इरोजन के केस में जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है, सॉइल की जो लेयर होती है टॉप फर्टाइल होती है, मतलब कि सबसे ऊपरी लेयर है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, HUMUS। फर्स्ट चैप्टर में मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया था ह्यूमस क्या होता है। टॉप मोस्ट लेयर होता है, सबसे फर्टाइल लेयर होती है, उसे बोलते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस वाली लेयर को हटा दिया जाता है। कैसे हटता है, वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, अब वहाँ पर ओनली ऊपर वाली लेयर है। और अगर वहाँ पर तेज़ हवा चलेगी, अगर वहाँ पर तेज़ पानी का बहाव आएगा तो टॉप लेयर हट जाएगी, जिसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और इस प्रोसेस की वजह से, देखो सॉइल इरोजन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। जब वहाँ पर फॉरेस्ट है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ ज़मीन है, ऊपर वाली लेयर है, वो तेज़ हवाओं से, तेज़ पानी से ऊपर वाली लेयर जो है बहती जा रही है। अब वहाँ पर देखो ऊपर वाली लेयर हट चुकी है, तो क्या ऊपर वाली लेयर के हटने के बाद वहाँ पर नया प्लांट उगेगा, नहीं उगेगा। अब वहाँ पर नया प्लांट अगर नहीं उगेगा तो वहाँ पर वो जो जगह है डियर स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट होने वाली है एक रेगिस्तान में। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है डेजर्टिफिकेशन में तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी देख लेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि सॉइल इरोजन की वजह से टॉप फर्टाइल लेयर हट जाती है। फर्टाइल लेयर हटने की वजह से वहाँ पर कोई प्लांट नहीं आ पाता है, कोई प्लांट नहीं उग पाता है, इसीलिए वो जगह इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाती है एक डेजर्ट में, और इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन होना ज़रूरी है। डिफॉरेस्टेशन के बाद वहाँ पर सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन के बाद वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस देखी जाएगी। गॉट इट। उसके बाद एक टर्म है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, देखिए हमने एक बात और पढ़ी है कि जो ये डिफॉरेस्टेशन है इसकी वजह से, मतलब पढ़ी नहीं है, याद रखना है आपको, डिफॉरेस्टेशन की वजह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन जो रेट होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है,
कि पानी हमने एक मिट्टी है हमारे पास, हमने उसके ऊपर पानी डाला, कितनी देर में वो पानी बिल्कुल नीचे पहुंचकर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट। ये रिड्यूस हो जाएगी, बहुत धीरे धीरे पानी ज़मीन में जाएगा, अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे रिचार्ज होगा। पहले बहुत बढ़िया होता था क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स होते थे, वो पानी को इकट्ठा करके रखते थे अपने पास, जो रूट वाला था उसको अपने पास ले लेते थे, बाकी को ज़मीन के नीचे जाने देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है भैया, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज़ कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर कोई भी फॉरेस्ट प्रेजेंट नहीं है, देयर आर नो फॉरेस्ट प्रेजेंट। इसकी वजह से जो वाटर का ग्राउंड लेवल है वाटर का वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वाटर पहले मिलता था हमें 100 मीटर के ऊपर, अब वो हमें 200 मीटर में मिलेगा। मतलब कि डेप्थ जितना ज़्यादा हम ज़मीन के नीचे जाएंगे उतना हमें गहराई में पानी मिलेगा, पहले जल्दी मिल जाता था। और यहाँ पर आपको याद रखना कि इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि पहले जो पानी ज़मीन के नीचे जाता था, पहले जाता था वो 10 मिनट में, मान लो पहले जाता था 10 मिनट में, अब जा रहा हो 25 मिनट में। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, याद रखना है। सो पहले काम 10 मिनट में हो जाता था, अब वो काम और लेट होता है, रिड्यूस हो गया काम, मतलब लेट हो रहा है। उसके बाद देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल गेट चेंज। भैया जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, उसका पीएच क्या है, पीएच क्या होता है आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। सॉइल एसिडिक और बेसिक होती है, मतलब सॉइल के अंदर एसिडिक और बेसिक नेचर होता है, वो भी चेंज हो जाता है कई बार, किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। सॉइल का टेक्सचर चेंज हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी चेंज हो जाती है, किसकी वजह से हो रहा है, सब डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स, एक काम करना, कॉमेंट सेक्शन में सभी के सभी को लिख दो कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इंक्रीज इन CO2 लेवल्स, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग से हमें टेम्परेचर का इंक्रीज देखने को मिलता है अर्थ में। उसके बाद वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कम बारिश होती है तो ड्रॉट हो जाता है, ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है। उसके बाद मैंने बताया सॉइल इरोजन में टॉप फर्टाइल लेयर उड़ जाती है, हट जाती है और वहाँ पर नया प्लांट नहीं उग पाता, जिसकी वजह से वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन यानी कि वो जगह रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे रोकने वाला पानी को, मतलब पहले तेज़ी से जाता था पानी ज़मीन के नीचे, अब वो तेज़ी से नहीं जाता, वो टाइम लेता है। और उसके बाद यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे लगे कि यार मैंने 1 बजे उठकर ये वीडियो बनाई है, मतलब अब 1 बज रहा है, मैंने टाइम देखा था 12:44 हो रहे थे, अब शायद 1 बज गया होगा। तो मैं अगर 1 बजे ये वीडियो बना सकता हूँ तो आप अपने घर पर आराम से बैठकर इस वीडियो के द्वारा मतलब सीख रहे हैं जो कुछ भी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखा दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी से ये सारे पॉइंट्स लिख दो, आपके टीचर खुश हो जाएंगे। सो गाइज आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ, मतलब कि कैसे कैसे करते हैं बायोडाइवर्सिटी का, उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में वो सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मैं सोने जा रहा हूँ और आप भी अपना आराम करिए। टेक केयर, बाय।